हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मच गया जब गुलकारा और अदाकार मीशा शफ़ी ने अपने दोस्त और टॉप के सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, अली ज़फ़र, उन पर जिनसी ज़्यादती का जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट भी हुआ है। फ़िज़िकल जिनसी हरासमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फिजिकल नेचर, इसका तर्जुमा नहीं करते जैसे वो बोला उन्होंने लिखा है कि जनाब ये वाक़यात उस वक्त नहीं हुए जब मैं नौजवान थी या इंडस्ट्री में नई थी। ऐसा उस वक्त हुआ जब मैं एक कामयाब खातून बन चुकी थी जो कि अपने ख़यालात बयान करने के लिए जानी जाती थी। ऐसा मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उन्होंने ये कहा कि आज मैंने बोलने का फ़ैसला किया है क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे मज़ीद खामोश रहने की इजाज़त नहीं देता। अगर ऐसा कुछ मेरे जैसे किसी फ़र्द या किसी मारूफ आर्टिस्ट के साथ हो सकता है तो फिर किसी भी नौजवान लड़की के साथ ऐसा हो सकता है जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद किया है। ज़ाहिर है उनका ये ख्याल था कि एक बोझ है जिसको उन्हें सामने लाना चाहिए। साथ ही मी टू उन्होंने टैग भी किया। आपको पता है मी टू एक बहुत फेमस ट्रेंड है जो कि हॉलीवुड में गुज़िश्ता बरस से खासा इन है, जब हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जो है प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन ने वाइनस्टीन पर कई अदाकाराओं ने जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम लगाया, और उसके बाद उनको खासा एक तो कैरियर उनका तबाह हो गया, उसके अलावा उनको कई चार्जेस में जो है वो भुगतना भी पड़ रहा है। तो जब ये इल्ज़ाम आए तो मीटू का टैग भी आया, और उसके साथ मीशा शफ़ी ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, अली ज़फ़र ने उनकी तददीद की और कहा। अच्छा, एक सेकंड, मीशा शफ़ी ने एक और बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अली को सालों से जानती हूँ। ठीक है, उनके साथ दोस्ती की बात नहीं की, मैं सालों से जानती हूँ और इसके साथ मैंने स्टेज भी शेयर किया है, और आई फील बिट्रेड बाय हिज बिहेवियर, और मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। यानी कि इशारा ये है कि ये और ख़वातीन के साथ भी ऐसी हरकतें की हैं। हाँ, मीशा शफ़ी का ये कहना है। डॉन इमेजेस से बात करते हुए उनकी जो वालदा हैं सबा हमीद, बहुत मशहूर अदाकारा हैं, क्रिटिकली एक्लेम्ड, उन्होंने भी कहा कि वो बहुत इस इल्ज़ामात से हर्ट हुई हैं कि उनकी बेटी के साथ जो उनकी बेटी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी वजह से, और वो खासी गुस्से में भी हैं, और ज़ाहिर है उनकी बेटी हैं, और अगर ऐसा कोई वाक़या। अच्छा, अली ज़फ़र जी ने जो ट्वीट किया है वो कुछ इस तरह है कि मैं ना सिर्फ मी टू जो कैंपेन चल रही है उससे वाकिफ़ हूँ, बल्कि उसका पुरज़ोर हिमायती भी हूँ और रहा हूँ। मैं एक बेटी और बेटे का बाप, एक शौहर और एक बेटा भी हूँ। मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। मैं मीशा शफ़ी के दावे की ना सिर्फ तरदीद करता हूँ बल्कि इस मामले को संजीदगी से अदालत तक ले जाऊँगा। मैं अब मामले को सिर्फ जवाबी इल्ज़ाम तराशी और सोशल मीडिया की बहस तक नहीं रखूँगा। सच को बहरहाल सामने आना चाहिए। ये अली ज़फ़र का कहना है जी, ये अली ज़फ़र का कहना है। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, इल्ज़ाम तो ज़ाहिर है कि दुनिया भर में ये कैंपेन चल रही है। ये पहली बार मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में हुआ है कि 2 मशहूर आर्टिस्ट उन्होंने एक दूसरे खुल के इस तरह की बातें एक दूसरे के लिए की हैं। तो ये एक नहीं, ये बिल्कुल पहली बार है कि एक सेलिब्रिटी ने एक और सेलिब्रिटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, मेरे इल्म में कम से कम। और दूसरा ये है कि उन्होंने डॉन इमेजेस से बात की है मीशा शफ़ी, उन्होंने थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा जब ये वाक़या हुआ था तो जिस फ़र्द को सबसे पहले मैंने बताया वो मेरे शौहर थे, और उसके बाद मैंने अपनी टीम के एक फ़र्द को भी इस बारे में बताया, और फिर अपने एक दोस्त से भी इस बारे में बात की। फिर उन्होंने कहा कि मुझे खासी सपोर्ट हुई, जिसके बाद मैंने सामने आने का फ़ैसला किया। अच्छा, उनके अंदाज से ये ज़रूर लगा है कि ये वाक़या रीसेंट है, मतलब बहुत पास का नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ये उस वक्त का नहीं है, ये उस वक्त का है जब मैं कामयाब थी, मेरे 2 बच्चे हैं,
और मैं एक माँ थी, ज़ाहिर है। तो ये सारी पाकिस्तान जैसे माशरे में बहरहाल हाँ, पाकिस्तान जैसे माशरे में अब किसी औरत का इस तरह सामने आना जो है अब देखिए ज़ाहिर है, देखिए अब बड़ा मुश्किल है यार इस पे कोई भी बात करना, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ज़ाती तौर पर मतलब देखें, अली ज़फ़र के गाने हम सब सुनते हुए आए हैं, राइट, हम सब एक तरह से एडमायर भी करते हैं। मीशा शफ़ी का ज़ाती तौर पर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरा एक यहाँ पर एक पर्सनल बायस है, वो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरा बायस है मीशा शफ़ी के फेवर में। अगर मैं उसको साइड पर भी रखूँ तो ठीक है। अच्छा, मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा, और ये सिर्फ मेरे सोशल मीडिया की बात हो रही है, मेरी टाइमलाइन पर ज़्यादातर लोग ये नहीं, मतलब मीशा शफ़ी पर उंगली नहीं उठा रहे, ठीक है, ज़्यादातर लोग उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो लोग होते हैं कि जी सस्ती शोहरत, सस्ती शोहरत। अच्छा, जिनके पास महंगी शोहरत है सर, उनको सस्ती शोहरत की ज़रूरत नहीं है। मीशा शफ़ी कोई मतलब अननोन पर्सन नहीं है, सही बात, ठीक है, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, टफ है यार, मतलब मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी ज़रूरत होगी एक झूठा इल्ज़ाम लगाने की, ठीक है, आई डोंट थिंक सो। जाहिर है कि मैं प्रूव कुछ नहीं कर सकता, और इन तरह के केसेस में आप कभी भी कुछ नहीं प्रूव कर सकते। आपने मीटू का, हार्वी वाइनस्टीन का बोला, अच्छा फिजिकल एविडेंस तो उसमें भी ऐसा सच नहीं है ना। हुआ क्या कि एक एक्ट्रेस सामने आई, फिर बाकियों ने सोचा कि अच्छा ये इसके साथ भी हुआ था, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, और फिर तो पता नहीं अब दर्जनों में हम पहुंच गए। एक तमीज़ करने की यहाँ पे करना लाजमी है कि हार्वी वाइनस्टीन का केस वाज सेक्सुअल असॉल्ट आल्सो, यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रही है। अगेन सोशल मीडिया, अगेन तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कम से कम 2 और ख़वातीन के भी अकाउंट्स देखे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर भी, जो ये कह रही हैं कि जी इसने हमारे साथ भी कुछ अनप्लेजेंट एक्टिविटीज़ की थी। वो सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, नॉर्मल लोग हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो मी टू कैंपेन है, जाहिर है कि मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, एक विक्टिम है और एक वो जिसने ज्यादती की है, दो ही किरदार है ना इस कैंपेन में। अच्छा, अब वो उन्होंने बात कर भी दी और शोर बच भी गया और गुफ्तगू भी हो रही है, ये लीड कहाँ पे कर रहा है, इवेंचुअली चीजें कहाँ लीड करती हैं? मैं भी यही पूछना चाहता कि वहाँ तो चलो एक सिस्टम है। आप क्या वाइनस्टीन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो इस तरह की होता है कि जी इन्होंने ये किया, फिर आपको केस बाय केस बात करनी है। मैं वाइनस्टीन की बात नहीं कर रहा, वो तो एक्सट्रीम केस है ना। ये जो बातें हैं कि जी उन्होंने हैरेस किया, हम स्पेसिफिकली मीशा शफी और अली जफर की केस की बात ये भी शामिल है कि मतलब ठीक है, ज्यादती की यानी कि अब अगर हार्ड कोर फैक्ट्स की बात है तो फिर जाहिर है कि कोर्ट ही है, हम चाहे जितनी भी बात कर लें। अच्छा, इस तरह के 99% जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट तक नहीं जाते हैं, वो आमतौर पे सोशल मीडिया तक रहते हैं, गुफ्तगू तक रहते हैं, कुछ अरसे तक रहते हैं, फिर उसके बाद डाई डाउन होना शुरू कर जाते हैं। मतलब शुरू तो ठीक है, जिसने किया या जिससे हुआ आना चाहिए, लेकिन एंड क्या होता है? मैं लीगल वे में आ रहा था ना कि देखें लीगल वे क्या होता है, यही हमने आगे भी बात करनी कि कहाँ। देखिए, एक तो नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वीमेन है, जो कि मैं वैसे कह रहा हूँ, वहाँ पे बाकायदा हुई हैं सज़ाएँ सेक्सुअल हरासमेंट के, उसके ऊपर जितना वो चाहे वर्क प्लेस का लॉ है या जैसा भी है, वो वहाँ पर अब उसमें गवाह भी आएंगे, पता नहीं तो जाहिर सी बात है अगर अब वो अब क्योंकि अली जफर ने कहा है कि वो भी लीगल कोर्स पे जाएंगे, डेफेमेशन नहीं होगा ना, फिर डेफेमेशन का केस फाइल करेंगे। देखो जी, हाँ, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कि अगर, क्योंकि एलिगेशन सीरियस है, बहरहाल इनको प्रोब तो होना चाहिए। लेकिन प्रोब से मेरा नहीं ख्याल प्रोब ये हो भी सकती हैं, और अगर होंगी भी सही तो वो कहीं पहुंचेंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई भी कहीं जा रही है, मीशा शफी कहीं जा रही है तो हर जगह कैमरे हैं, हाँ, इंसिडेंट्स ऑफ हरासमेंट कैप्चर होंगे, ऐसा नहीं होता। 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। आपका जो सवाल था कि जाएंगे कहाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा, ओके, अगर मैं विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ठीक है, तो एक तो आप मेरा बोझ हल्का हो गया, दूसरा आप वार्न करते हैं, ठीक, बाकियों को, और आप एक सिग्नल भी लाइट करते हैं कि अगर किसी और के साथ ऐसा हुआ है और वो खामोश रही है कि जी मुझे नहीं पता कि ये कैसा था या मैं ही पागल हूं या क्या, तो वो भी सामने आएंगी। हाल में ही 2 एग्जांपल्स हैं एग्जैक्टली इसी चीज़ के, बाय द वे। एक पटारी के
चीफ एग्जीक्यूटिव क्या चीफ एग्जीक्यूटिव आई एम नॉट श्योर, उनके ओहदे का मुझे याद नहीं है। COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खालिद बाजवा शायद नाम था उनका, राइट। उनकी जो मतलब प्राइवेट मैसेजेस जो वो मतलब कम उम्र की लड़कियों को हरास कर रहा था या जो भी वो आए हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है वो केस फाइल हुआ है। हुआ क्या कि जैसे आपने कहा सोशल मीडिया तक, तो सोशल मीडिया भी कोई अब कमजोर चीज नहीं है, राइट। तो वो इतनी फैली, क्रिटिसिज्म हुई और फिर क्रेडिट गोज टू पटाली कि इमीडिएटली उन लोगों ने एक्शन लिया बिल्कुल, और कहा कि जी हमारी बोर्ड का फैसला है कि जी अब आप हट जाए। एक और भी इस तरह का केस सामने आया था, कोई और कंपनी उसमें शायद इन्वॉल्व थी, TDF डिजिटल समथिंग के नाम से। उन्होंने तो कहा कि नहीं जी ये तो सब झूठ है, हम खड़े हैं अपने बंदे के साथ। आई डोंट नो, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, नेमिंग एंड शेमिंग ही होती है। आई डोंट थिंक कि जब कोई विक्टिम सामने आता है तो उसने इतना लंबा गेम प्लान बनाया होता है कि जी अब इसके बाद कोर्ट होगा, अब इसके बाद ये होगा। समटाइम्स इट इज जस्ट स्पीकिंग आउट। हमने वाइनस्टीन के केस में भी ये देखा, बिल कॉस्बी के केस में भी ये देखा, और अगेन बिल कॉस्बी का केस तो बाकायदा सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का है। लैरी नासार US जिम्नास्टिक्स का टीम का कोच, हाँ, अभी मैं पढ़ा था कि उनकी एक जो पहले सामने आई थी, उसने कहा कि इसने तो 100 दफा मुझे ड्रग्स दे के मुझे मोलेस्ट किया। और ये तो 13-14 साल लड़कियों की बात हो रही है। और हमारी इवन कुछ सेलिब्रिटीज आई थी वो चाइल्ड अब्यूज के ऊपर वो हुआ था। लेकिन वही बात जो आप कह रहे हो कि अभी देखने की ये है कि इसकी वजह से और कोई विक्टिम सामने आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर तो कुछ और लोग सामने आए जिन्होंने इसको टेस्टिफाई किया तो मेरे ख्याल में ये फिर केस बनेगा। केस देखिए, एक प्रेशर भी बनेगा, प्रेशर ज्यादा बनेगा। केस में फिर भी देखिए, केस अगर होगा वो तो अली जफर ही करेगा ना, और वो डेफेमेशन का होगा, वो एक अलग केस तो हार्ड फैक्ट्स के बगैर नहीं बनेगा। और इन चीजों में हार्ड फैक्ट्स आपको मिल नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अनलेस कि आप स्टिंग ऑपरेशन करो। इसमें केस इतना अहम नहीं है, इसमें बेसिकली जो परसेप्शन बनती है अवाम में वो ज्यादा अहम होती है, और खासतौर पे सोशल मीडिया प्रेशर। अब फॉर एग्जांपल पहले अली जफर का एक बयान आया था कि जी इस वक्त पे मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, फिर उसकी थोड़ी देर बाद ही ये उनकी स्टेटमेंट आई थी, शायद उन्होंने कंसल्ट किया होगा। अच्छा, इस लेवल के सेलिब्रिटी को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है कि यार रेपुटेशन, यस, स्पॉन्सर्स पीछे हट जाएंगे, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट हर्ट्स यू। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको कुछ तो कहना है। अब अगेन ना मैं जज हूं, ना मैं जूरी हूं, ना मैं जलाद हूं, राइट? हम नहीं है। We cannot sit here and judge कि कौन पता नहीं कि किसके पास क्या सबूत है। सबूत तो मेरे ख्याल किसी के पास कोई नहीं है। नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता ना। नहीं, हमें ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता। एक दो लोगों ने ये हमारे सामने तो सिर्फ दोनों की बातें हैं। हमारे सामने एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जनाब, जैसे इंडिया में भी अक्सर कहा जाता है ये फिल्म की प्रमोशन जो तीफा आ रहा है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में वो इस तरह की प्रमोशन कौन करेगा यार? और क्या, खुदा खौफ करो। नहीं, मतलब ये जो सबसे स्टूपिड बात है ना कि जी ये तो इसने अपनी शोहरत के लिए किया। वो भाई इस माशरे में ये शोहरत है मेरी जान, जहां पर कि अगर मतलब मायरा खान की एक तस्वीर आ जाती है सिगरेट पीते हुए, वो दुनिया तबाह हो जाती है। ये मेरे ख्याल एक वाहिद माशरा है जहाँ पर सिगरेट पीने से हम मर्दों के फेफड़े और औरतों के किरदार को नुकसान पहुंचता है, औरतों के फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता, किरदार को नुकसान पहुंचता है। तो इस माशरे में यार इस तरह की बात करना कोई पागल ही होगा कि समझेगा कि ये शोहरत है। बट लेकिन पागलों में कोई कमी नहीं, कहाँ तक जाता है अभी जाहिर है 1-2 दिन तो इसकी गूंज रहेगी, और फिर क्या होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तानी सियासत में जोड़ तोड़ जारी है, कोई कहाँ जा रहा है ट्रैक करना भी मुश्किल हो गया है। आज एक तस्वीर आई कि इमरान खान साहब से हंसते हुए नदीम अफजल चंद जो कि साबिक सेक्रेटरी जनरल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो नज़र आए। क़यास आराइयाँ शुरू हो गई। क़यास आराइयाँ तो खैर उनकी गुज़िश्ता बरस ही शुरू हो गई थी। उनके 2 अंकल जो हैं नज़र गोंदल और जुल्फ़िकार गोंदल, वो गुज़िश्ता बरस जून में छोड़ गए थे पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उसके बाद उनके छोटे भाई वसीम अफजल चंद साहब ने अक्टूबर में पार्टी को खैराबाद किया और वो भी तहरीक इंसाफ में चले गए। उस वक्त नदीम अफजल चंद ने
कहा कि मैं इखलाकी तौर पर पंजाब के पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि मेरी इखलाकी हैसियत नहीं रही कि मेरा भाई भी निकल गया, मेरे अंकल भी निकल गए, तो मैं अकेला ही हूँ। तब से क़यास आराइयाँ थी कि जनाब वो चले जाएंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कहा यह गया है कि 25 तारीख को उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है ज़रा खुशबू लगा के आ जाएं मेरे हल्के में, तो इमरान खान साहब ने उनकी जो है वो तजवीज़ कबूल की है और वहाँ जो है वो फॉर्मल ऐलान होगा। तो मैं एक वसतुलाना बात करना चाह रहा हूँ। यार आप लोगों को क्या दिलचस्पी है इस तरह की सियासी खबरों से? यार हर दिन कोई ना कोई बंदे की खबर आती है यार। एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चला गया, तीसरी पार्टी में चला गया, चौथी पार्टी में चला गया, डांस पार्टी में चला गया। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नदीम अफजल जान? यार कायरा होता, चौधरी निसार होता, मैं कहता बिस्मिल्लाह करो, बिल्कुल बातें करो, क्या बड़ी बात है यार? आमिर मतलब ये तो पिछले कोई साल से ही मतलब आउट ऑफ एक्शन रहा है ना यार। क्या है, क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि थैंक यू मुझे वैसे यू भी करना चाहिए था साथ साथ। और तो तुम्हारी स्पीड ज़रार वाली थी। आई नो। अगर आप कहते थे टेबल के नीचे देख रहा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में मैं सेट हो जाऊंगा। देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो सेंट्रल पंजाब मंडी बहाउद्दीन, आपको तो पता है सेंट्रल पंजाब है, अक्सर दबा गया। अच्छा दूसरे ये है कि बड़ी मशहूर है गोंदल फैमिली, जो जिसे कहते हैं ना इलेक्टेबल्स में से है ये फैमिली। तीसरे ये कि इनका जो साथ है पीपल्स पार्टी का खासा पुराना है इस फैमिली, ये तो है ना। तो अब मसला इनके चंद के आने या जाने का नहीं है। जाहिर है कि जब पूरा ख़ानदान चला गया तो चंद साहब वहाँ क्या करते हैं? वो कहते हैं यार मैं अकेला यहाँ क्या करूँ, तो वो भी चले गए। असल मुझे अगर हंसी आती है और रोना आता है तो पार्टी की मरकज़ी क़यादत पे आती है कि उन्होंने बिल्कुल धनिया पिया हुआ है ना। कोई आए कोई जाए, उनको अपने दावों से मतलब है कि अगली हुकूमत हमारी होगी, आइंदा यूं करूंगा और वो फलाना करूंगा। नहीं लेकिन पता है मुझे, अच्छा पीछे से चंद जाए या सूरज जाए कुछ परवाह नहीं। पंजाब में क्या हो रहा है, अच्छा नहीं देखे जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है, बस मलंग। नहीं मेरा ख्याल ऐसा भी नहीं है, पता है ऐसा भी नहीं है। जनूबी पंजाब बाय द वे ही इज राइट, वो थोड़ी सिचुएशन हल्की सी डिफरेंट है। नफसियाती गढ़ है पीपल्स पार्टी का। नफसियाती गढ़ तो सारा मतलब नहीं यार, 2013 वो नफसियाती गढ़ा बन चुका है। 2013 रिजल्ट देख रहे हो। देखो नहीं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग यार बात सुने, पीपल्स पार्टी के तो काफी पोजीशन सेट लग रही है यार। देखो पंजाब में तो यार देखो 1 चन हो या 1 लाख चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं सेंट्रल और नॉर्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कायरा साहब अपनी जगह, गिलानी साहब अपनी जगह, और गिलानी साहब वैसे भी साउथ में आते हैं, ठीक है यार। जमानतें जब्त हो रही हैं हर बाय इलेक्शन में तकरीबन, ठीक है। तो यार वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना यार। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो जहाँ मेरे 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है महाना, वहाँ पे मैं 10 लाख रुपए क्यों डालूंगा? कोई फायदा नहीं। अच्छा सिंध में तो इनफैक्ट आई थिंक ज्यादा स्ट्रॉन्गर देन बिफोर आ जाएंगे ना यार। तो पीपी तो सही खेल रही है। फंक्शन इसका मतलब ये माय बाप भी खुश, सब खुश। पहले से सिक्योर हो गए और पीएमएलएफ का जो है वो उसको नुकसान पहुंच गया, तो पूरा इनको तो गेम तो सेट है यार। गेम तो सेट है। मसला ये है कि जैसे पंजाब है ना, उसमें फसल तो ठीक है नहीं उग रही ना, पीपल्स पार्टी की बहुत सालों से नहीं उग रही। तो जमीन बेच दो ना। अब तो हो रहा है यार। अब बीज भी जा रहे हैं। नहीं देखिए यार कम से कम बीजों को तो रोक लो ना। नहीं सर, मतलब सर यहाँ पे काफी आप जिम्मेदार आदमी है, जरा रोशनी डाल। सर बीज दोबारा भी खरीदे जा सकते हैं। कहाँ से खरीदे? जब एक दफा उस खेत में हल चलेंगे, वहां पर पानी की सप्लाई आएगी, खाद आपके गोदाम में होगी, सर बीज खुद आ जाएगा। अच्छा बीजों की टेंशन ना। और बीज कहाँ खरीदे जा रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। हाँ पंजाब में खरीदो यार। नहीं सर, जहाँ पे ज्यादा फसल की उम्मीद है वहीं बीज। ब्लेडों का इश्तिहार याद आ रहा है। आज अगर इमरान खान साहब शेव कर रहे होंगे ना, तो कह रहे होंगे पहला ब्रेड करता है वसीम चंद, दूसरा करता है नदीम चंद, हैं फिर चाचा करके। तो वो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात के बाद हम सिर्फ ब्रेक ही ले सकते हैं यार। तुम लोगों ने मुझे कहा था कि ये बात जरूर। मैंने तो नहीं कहा था यार, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। मैं तो कह रहा था कि फाटा में बात करो। सेगमेंट से इख्तिलाफ के बाद जितना भी वो हुआ है तो ब्रेक। तो आप ऐसा करें, ब्रेक ले ले। अच्छा ब्रेक लेने से पहले मैं एक करेक्शन कर दूं। हमारे जो सुनते हैं ना लोग, जी कल हमने बात की थी पाकिस्तानी क़यादत पे कि कितने ईमानदार
थे या नहीं थे। तो उसमें मैंने कहा था कि याह्या खान जब माजूल हुए तो वो हार्ले स्ट्रीट पे अपने भाई के घर गए थे। तो एक रिटायर्ड DIG हैं खलील रहमान खान साहब, माशाल्लाह 81 साल के हैं। तो आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे वो हार्ले स्ट्रीट ज़रूर गए थे, लेकिन उनको जो घर है वो उनको तोहफे में दिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वालों ने उस ज़माने में। तो ये करेक्शन है। दूसरे एक साहब ने आपको बताया था ट्वीट पे कि अब जंजीर खींचने की जो सज़ा है 50 रुपए नहीं, अब 2000। तो ये करेक्शन जी। आजकल गूगलियाँ चल रही हैं आपकी, मतलब नहीं, लेकिन शुक्र है कि ये ना जंजीर वाली खबर, ना वो हार्ले स्ट्रीट वाली खबर, वो स्कूल फीस वाली खबर की तरह वायरल नहीं हो। अस्तगफुरुल्लाह, मैं अभी तक जवाब दे रहा हूँ यार। और एडमिट कर लिया है सर ने। हाँ, ये होती है बात। और अब ये होती है ब्रेक ले ली। ये होती है अजीब आदमी के लिए ब्रेक, खुदा के लिए ब्रेक ले लो। वेलकम बैक। वस्ती पंजाब के शहर गुजरात के नवाही कस्बे डिंगा से आज एक ख़बर आई, अफसोसनाक ख़बर, कि 3 बच्चियां बस स्टॉप पे खड़ी थीं और उन पे मोटरसाइकिल सवार आए और तेज़ाब फेंक के चले गए। इनमें से 2 बच्चियां सगी बहनें थीं और एक उनकी साथी थी। डिंगा पुलिस के SHO अमीर अब्बास ने इसकी डिटेल्स बताई हैं। रिपोर्टेडली ये है कि 3 लड़कियां सिटी ऑफ गुजरात की स्टूडेंट हैं, जिनमें से 2 सगी बहनें और उनकी साथ फ्रेंड थी। वो बस स्टॉप के ऊपर खड़ी थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो उनमें से जो सायरा और आसिया, ये 2 सगी बहनें हैं, इनका मामू अब्दुल कदीर वो अपने साथ 2 दोस्त लेके मोटरसाइकिल पे आया। तो इनके साथ इनकी कुछ चप्पल चल रही थी घरेलू, जिसकी बिना पे इन्होंने इनके ऊपर तेज़ाब फेंका है, जिसकी वजह से जो सायरा नाम की लड़की है वो झुलस गई है और उसको इधर बर्न यूनिट लेके आए, जिसकी वो डॉक्टर कहते हैं अभी हालत आउट ऑफ डेंजर है। मामू और उनके साथी फरार हैं, तीसरा पकड़ा गया है। मामला जो है वो रिश्ते का बताया जाता है कि रिश्ते से इनकार कर दिया था गालिबन बच्ची ने। दिसंबर 2011 में एक पार्लियामेंट ने बिल मंजूर किया था एसेट कंट्रोल एंड एसेट क्राइम बिल 2010। उसके बाद बहुत उम्मीद हो चली थी कि अब कम से कम ये जो तेज़ाबी सफाकी है इसका तदारुक हो जाएगा। 3 साल लगे थे ये बिल मंजूर करवाने में। क्रेडिट गोज़ टू नीलाफुल बख्तियार और दुनिया अजीज़ के, उन्होंने ये बिल मंजूर करवाया। उसके तहत जो भी अगर जुर्म साबित हो जाता तो कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना, कम से कम 14 साल कैद और उम्र कैद भी हो सकती थी जुर्म की संगीनी के एतबार से। फिर मज़ीद 2014 में एक तरमीम हुई मारवी सरमत की, मारवी मेमन की कोशिशों से इसको नाकाबिले ज़मानत और रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया गया। बिल्कुल। तो उसके बाद से अब तक मुझे नहीं मालूम कि कमी कितनी हुई है या क्या। अक्सर ये डिबेट होती है कानून बना लिया, क्या फ़ायदा कानून बनाने का। हाँ, और जब कोई भी पार्लियामेंटेरियन जैसे मारवी मेमन या जो बाकियों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि जी देखिए हमें कितनी बड़ी कामयाबी है, तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा। हाँ, इस केस में हुआ है, ठीक है। मैं भी पढ़ रहा था, एसेट सर्वाइवर्स फाउंडेशन एक ग्रुप है, ज़ाहिर है एसेट अटैक के सर्वाइवर्स का, और वो काफ़ी इस पर काम करते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, ये 2017 की ही रिपोर्ट है, पिछले साल की रिपोर्ट है, EU और कुछ और नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ। 2014 में ये बिल था ना, उस साल 150 से ज़ायद एसिड अटैक्स हुए थे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 2015 में 54% कम, 2016 में मजीद 51% कम। तो देयर हैज बिन प्रोग्रेस। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको डेटा दे देता हूं। 2014 में 66% विक्टिम्स खवातीन थी, फीमेल थी, 32% मेल्स थे, ठीक है। बाद में फिर 2015 में और 2016 में क्या हुआ कि परसेंटेज खवातीन की बढ़ती गई और मेल्स की कम होती गई। एक जो इसमें एक अजीब जो बात है वो ये है कि बच्चों पर जो एसिड वायलेंस है उसकी परसेंटेज 2013 में 15% थी, लेकिन 2016 में आके 21 बढ़ गई, अशारिया 35% बढ़ गई। अच्छा, अब ये होते हैं, आप समझ सकते हैं कोलैटरल डैमेज हो सकते हैं, जैसे अक्सर ये गांव में ही होते हैं, बच्चा माँ के साथ लेटा हुआ होता है, उस पर भी तेजाब करता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, किसी ने मतलब हरास किया बच्चे को, उसने ना की
या मतलब कि इसने शादी से इनकार कर दिया, ये केसेस भी आते हैं। अच्छा, 99% हमलावर मर्द हैं। सिर्फ 3 रिपोर्टेड केसेस हैं ख्वातीन के एसिड थ्रोइंग की, ठीक है। 85% जो केसेस हैं वो पंजाब में है। अच्छा जी जी, और उसमें भी मैं आपको ज़िले भी बता देता हूँ, और पंजाब में भी ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में। अच्छा, जनूबी पंजाब में बहुत होता है, उसके बाद सिंध, फिर केपी, फिर बलूचिस्तान और फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ज़ाहिर है इतनी सी तो जगह है, और फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर। किन ज़िलों में सबसे ज़्यादा होता है? मुल्तान, अगेन साउथ पंजाब, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़। अच्छा, वजूहात रिश्ते से इनकार, बेपर्दगी के शुबा, और फिर कुछ मजहबी वजूहात भी होती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में बांग्लादेश में अच्छा ये वारदातें हुई हैं। 99 से 2013 का तक 3512 एसिड फेंकने के वाक़यात हुए। उनमें 82% जो विक्टिम थी वो ख़वातीन थी। वहाँ भी तकरीबन यही वजूहात। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लंदन में ये ट्रेंड शुरू हो गया। बिल्कुल, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था। तो ये सिचुएशन है। लेकिन ये एक केस है कि कानून साजी और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन का असर आपने देखा, कमी हुई है, कमी हुई, आपने देखा है। बिल्कुल, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। त्रिपुरा भारत की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रियासतों में गिनी जाती है। 94% लिटरेसी रेट है, कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, 25 सालों तक इस रियासत पर हुकूमत की CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, लेकिन फिर मोदी की लहर आई और पिछले इंतखाबात में बीजेपी और एक कोalition पार्टनर की गवर्नमेंट बन गई। और बीजेपी का आपको पता है कि नारा क्या है? विकास, हाँ, डेवलपमेंट, तरक्की, मॉडर्नाइजेशन। और उन्होंने कहा कि यार देखो, 25 सालों तक इन सुर्खों ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, हम आएंगे और हम बस आप देखें कि आपको हम आसमान तक पहुंचा देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, कैसे पहुंचाएंगे? जाहिर है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, और यकीनन भारत ने इन शोबों में बहुत तरक्की की, और खासतौर पर स्पेस प्रोग्राम में। तो जो त्रिपुरा के जो वजीर आजम हैं, वजीर आला हैं, बिप्लाब कुमार देव जी, वो गए एक वर्कशॉप पे ऑन कंप्यूटराइजेशन एंड रिफॉर्म्स, और वहां पर उन्होंने क्या कहा जिसने पूरी इंडियन मीडिया में एक तहलका मचा है, आपको सुनाते हैं। महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हम लोग जिसको लेके NIC फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, ये काम आप कर रहे हैं, किंतु ये काम आप लोगों ने आविष्कार पहले नहीं किया। इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। मैं गर्वबोध करता हूँ, मेरे को इस देश में जन्म हुआ है जो देश टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे आगे चल रहा था। आज के दिन में कुछ यूरोपियन कंट्री बोल सकता है ये टेक्नोलॉजी हमारा है, US बोल सकता है ये हमारा है, इनका नहीं है, ये सब हमारा है। समझ नहीं आई तो बिप्लाब साहब का ये कहना है कि महाभारत के ज़माने में, उस वक्त नहीं जब महाभारत लिखी गई थी, पर उन वाक़यात के होने के वक्त जो जिसके बारे में महाभारत में लिखा हुआ है, यानी कौरवों और पांडवों के बीच में जंग, उन ज़मानों में ना सिर्फ इंटरनेट थी बल्कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी थी। और अगर नहीं थी तो ये कैसे हो सकता है कि एक अंधे बादशाह को कोई जो हज़ारों मील दूर एक जंग हो रही है उसके बारे में कैसे पता चल रहा है? जाहिर है इंटरनेट ऑब्वियसली, और जाहिर है कि ये वाईफाई थी, क्योंकि वाईफाई की तार नहीं होती, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी खंडर में मिल गई होती। तो मतलब ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी USB तो एक मिली है, वो मैं उसमें मैं आ रहा हूँ सर, उसमें मैं आ रहा हूँ। अच्छा, फिर जाहिर है कि ये मीडिया पे चली और तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़ी वावेला हुआ कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब डटे रहे और उसके बाद ये भी कहा, मेरे माँ मेरे देश के पास लाखों साल पहले वो टेक्नोलॉजी थी, तो मैं गर्वबोध करूँगा ना दूसरों को करना चाहिए।
हर आदमी को गर्वबोध करना चाहिए जो हम लोगों ने जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी में वो टेक्नोलॉजी व वो सोच था, तभी जाके ये हुई थी। आप वास्तव में रहिए और जो सच है उसको मान के चलिए और खुद भी कंफ्यूज्ड मत होइए और दूसरे को भी कंफ्यूज्ड मत करिए। बिल्कुल, मुझे खुशी है कि कोई बुढ़ा खुशरेड नहीं, एक नौजवान आदमी कह रहा है। बिल्कुल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बिल्कुल। अच्छा, और जो गवर्नर साहब हैं वो भी फिर आगे उन्होंने कहा कि यार क्यों आप लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो, बिल्कुल सही बोला है इसने। लेकिन यार ये सोशल मीडिया जो है ना, ये बड़ी मतलब या बड़े गंदे लोग हैं, घटिया नीच किस्म के ना, छोटे दिमाग, छोटे ज़हन और बड़े बेरहम किस्म के लोग हैं। तो फिर सोशल मीडिया पर क्या हुआ ये भी आपको बताते चलते हैं। और ये मैं इंडियन सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई ट्वीट नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तानी सोशल मीडिया है। डिस्क्लेमर देने के बाद पहली जो ट्वीट इसमें देखी उसने कहा कि जी बिल्कुल सच है कि महाभारत के वक्त पर इंटरनेट थी, और अगर आप नहीं मानते तो एक वीडियो है, अगर वो वीडियो हम चला दें बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वेट कर रहा हूँ, चलने वाला है। 2 1 उस वक्त लगता है नहीं चला। ओके, ये रहा देखें, ये कह रहे हैं कि जी देखें ये महाभारत टीवी शो है, ये देखें ये क्या देख रहे हैं, ये स्काइप ही तो देख रहे हैं या ये फेस टाइम देख रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, यूट्यूब देख रहे हैं, ये एक्चुअली फेस टाइम में कम्युनिकेशन हो रही है, 2 वे कम्युनिकेशन। ये देखें। फिर रजा लश्कर साहब, आपको पता है ना, रिपोर्टर है, उनकी भी एक ट्वीट आई थी, ये जो आपने बताया वो सच साहब आपकी चल रही है वो ये अगर थोड़ा सा हम इसको जूम कर दे, थोड़ा सा अगर इसको हम फुल स्क्रीन कर दें, लोगों को समझ आ जाए। वो कह रहे हैं कि ये देखें जी, त्रिपुर में ये कदीम मतलब एक USB ड्राइव मिली है जी, और ये मतलब जाहिर है कि उन जमानों में USB ड्राइव बहुत बड़ी होती थी। आपको याद है आपके बचपन में कंप्यूटर कितना बड़ा होता था। और फिर जाहिर है एक और तस्वीर है उसके साथ कि जी ये देखिए पंडावे जो है वो जंग के दौरान अपनी ट्विटर फीड चेक कर रहे हैं, अगर वो तस्वीर भी दिखा दी है, देखिए ट्विटर चेक हो रहा है। और आखिरकार और जो 100% सबूत है वो एक पंडित जी हैं, वो भी शायद महाभारत में ही हैं, और जरा गौर करें कि इनके माथे के ऊपर क्या है, जरा दिखाएं पंडित जी को प्लीज पंडित जी। ये नहीं, ये वाला है पंडित यार, अभी खुदा का खौफ करो, अभी तो ये रही, ये क्या है सर, ये वाईफाई सिग्नल, और इसके ऊपर सच का लाल दायरा भी है, तो आप इसको अब नहीं, यू कैन नॉट, यानी सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं। जी सर, सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं। इतनी अच्छी वाईफाई थी बॉस, क्या सोच रहे हो तुम यार। महाभारत के बारे में इतनी पर चीफ मिनिस्टर जब पहली दफा उन्होंने बयान दिया तो शायद मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा कि वो जो है ना शायद खुद भी नहीं 100% सीरियस है, और भी बहुत माल है मेरे पास, लेकिन अभी 10 सेकंड है, क्या करें यार, एक ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक नहीं, सॉरी, नहीं शो खत्म कर लें। ये प्लास्टिक सर्जरी भी थी, वो सब बहुत कुछ है, लेकिन सर टाइम नहीं, ये तो छोटी सी टाइम नहीं है, हम ब्रेक ले लेते हैं और होपफुली नेक्स्ट वीक टाइम मिलेगा। खुदा अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।